हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आरपीएससी हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी लेक्चरर कविता माहेश्वरी पर हार्दिक अभिनंदन। परीक्षा की तिथि आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड वालों की भी और सेकंड ग्रेड वालों की भी। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षा के दौरान आपको किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कैसे आपको पढ़ना है, किन किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ये एक समय सारणी लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। पहले मैं आपसे चर्चा करूँगी जो डेट आपके लिए घोषित की गई, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि परीक्षा के 1 महीने पहले, यानी कि अब फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों का पेपर पहले है, तो परीक्षा के 1 माह पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब मैंने आपके लिए एक अलग से शेड्यूल बनाया है पूरा, और उसी शेड्यूल को बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं कि डेट क्या है। स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022, यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो उसका एग्ज़ाम होगा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में, और जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है वो होगा 15 से 17, यानी कि नवंबर। यानी आपके फर्स्ट ग्रेड का एक एग्ज़ाम अक्टूबर में है और फर्स्ट ग्रेड का एक एग्ज़ाम नवंबर में है। अब आपको मैं बता दूं कि दोनों का पाठ्यक्रम सेम है और पेपर भी आपको दोनों ही देने हैं और आपने फॉर्म दोनों ही भरे होंगे। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए 17 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, 24 दिसंबर को आपका लास्ट पेपर होगा। और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों में जिन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग से फॉर्म भरा, उनका जनवरी के सेकंड वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तारीख अभी तक निश्चित नहीं की गई। चारों पेपर आपको देने हैं और चारों ही आप देंगे, बिल्कुल फॉर्म आपने फिल किया होगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ, फिर कहूँगी, तैयारी एक की ही करनी है हमें। फिर पेपर हम भले कितने ही दे रहे हैं, क्योंकि एक की तैयारी आपको निश्चित तौर पर विजय दिलाएगी। तो आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने लेके आई हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद ने अनुभव की है, खुद ने अपने ऊपर अप्लाई की है, कि यदि आपको एग्ज़ाम में सफलता पाना है तो क्या करना है। क्योंकि इस वक्त आपकी जो मनोदशा है वो अगर मैं शब्दों से भी कम करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक परीक्षार्थी की इस वक्त क्या मनोदशा है ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद परीक्षार्थी रही हूँ और इस पीड़ा से निकली हूँ। क्योंकि हम कितनी भी अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं या हम कितनी भी अच्छी तैयारी कर चुके होते हैं और हमने भले 4 से 5 बार भी हमारा कोर्स कर लिया है, लेकिन जब परीक्षा की तिथि घोषित हो जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि अब एग्ज़ाम होना ही है, तब वो जो मनोदशा होती है वो कोई नहीं समझ सकता। वो वही समझ सकता है जो खुद इस पीड़ा से निकल रहा हो। तो मेरे शब्द मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी पीड़ा को कम कर देंगे, बस ये कह सकती हूँ कि आप घबराएं नहीं, हिम्मत ना हारें, हताश ना हो, निराश ना हो, अपने अंदर होपलेस जैसी फीलिंग बिल्कुल भी ना लाएं और बिल्कुल भी नहीं घबराएं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपको अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखना, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया तो फिर आपने जितना भी पढ़ा है वो सब का सब बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल परेशान ना हो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो मैं सब बता ही चुकी हूँ आपको। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ लेके आई हूँ कि अब जो एग्ज़ाम का 1 महीना रह गया है फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, तो उनको 1 महीने में अब क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो 15 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, 45 मिनट का हो, बहुत ही शांति से ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो अंत तक आप सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि वैसे भी आज हम ये जो डेट आई है 30 तारीख को, उसके बाद से आपका मन जो है ना बहुत ही असंतुलित होगा, कहीं आपका पढ़ने में मन नहीं भी लग रहा होगा, बहुत ही उठापटक चल रही है। तो अंत तक वीडियो को पूरा सुने, और जो जो मैंने खुद पे अप्लाई किए थे जब मैंने आप ही की तरह एक परीक्षार्थी के रूप में ये परीक्षा पास की थी, वही चीज़ें हैं और वही बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है सफलता पाने के लिए। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँगी। अगर आपको सफलता पानी है तो परीक्षा से 1 माह पूर्व आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहली बात कि आपको पूरे तरह से स्वस्थ रहना है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो फिर आप पढ़ पाएंगे। और स्वस्थ रहने का क्या है तरीका, तो कि आप
पढ़ने के चक्कर में कहीं खाना पीना ना भूल जाए। ऐसा ना हो कि आपने कभी तो सुबह खा लिया और अगले दिन तक आपने शाम तक ही ना खाया हो, और कभी आपने शाम को खा लिया तो फिर अगले दिन तक आपने कुछ किया ही ना हो। कि अगर आपको सफलता पानी है तो सबसे पहले आपके शरीर का सही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका शरीर सही रहेगा तो आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा। खाने और पीने पर आप पूरा ध्यान दें। हर वक्त आपके पास पानी की एक बॉटल होनी ही चाहिए, और ये ध्यान रखिए, बहुत बार ये दिक्कत होती है ना, कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा वॉशरूम जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर 2 घंटे में 1 बोतल पानी पीना ही है। चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपने घर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 बोतल पानी की आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। और हर 2 घंटे में, और मैं तो कहती हूँ 1 घंटे में पियो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी का जो लेवल है, एक टेम्परेचर लेवल जिसे हम कहते हैं, वो बराबर बनाए रखता है। आपके अंदर एक एनर्जी भी देता है, क्योंकि पानी में बहुत सारे गुण होते हैं। तो आपको पानी की 1 बोतल आपके पास एवरी टाइम होनी चाहिए, और आपको फुल पानी पीना है। दूसरा, आपको दोनों टाइम भोजन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से करना है ना। बादाम खाने से कोई दिमाग नहीं चलता, या बादाम खाने से ही सिलेक्शन नहीं होते। बस हम नियमित तौर से भोजन करें दोनों टाइम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और खूब पानी पिए, बस आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका अनुशासित दिनचर्या और समय का प्रबंधन। हम पढ़ते तो बहुत है, लेकिन हम हमारे जीवन में अनुशासित नहीं रहते हैं। कैसे? आज एग्ज़ाम की डेट आई है, आज हमने एक समय सारणी बना ली बहुत ही तगड़ी वाली, और जोश जोश में 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो हमने उसको फॉलो किया, लेकिन 5वें दिन हमारी धीरे धीरे वो जो स्थिति है वो डाउन होती गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम की डेट आई है, अब हम रात को भी नहीं सो रहे हैं, दिन में भी नहीं सो रहे हैं, और हम लगातार कोर्स करने पे लगे हुए हैं क्योंकि परीक्षा की तारीख आ गई है। तो आप अगर यदि ऐसा करते हैं तो फिर आप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 दिन चल जाएंगे, उसके बाद आप बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि संतुलित भोजन के साथ संतुलित नींद का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संतुलित आहार और संतुलित नींद, तो आप अनुशासित दिनचर्या होगी। और जो स्टूडेंट रातों को पढ़ाई करते हैं, पूरी पूरी रात जगते हैं, उनसे तो मैं अब विशेष तौर पे यही कहूँगी कि आप अपनी दिनचर्या को बदल दीजिए। क्यों बदल दीजिए? क्योंकि आपकी परीक्षा दिन में होगी। यदि आप यही कंटिन्यूटी रखते हैं कि पूरी पूरी रात तो जगते हैं और पूरा पूरा दिन, यानी कि दिन में सोते हैं 5-6 घंटे, तो फिर आप यदि पूरी रात पढ़ेंगे तो फिर आप सुबह परीक्षा कक्ष में वहाँ पर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि रात की नींद इतनी ज़रूरी होती है कि हमारे मन मस्तिष्क को बिल्कुल तंदुरुस्त बना देती है। दिन की नींद इतनी विशेष नहीं होती है। तो आप अपनी दिनचर्या बदलें। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कहूँगी, सुबह 4 बजे यदि नहीं उठते हैं तो सुबह 4 बजे अमृत वेला में उठिए और रात को 11 बजे सो जाइए। सबसे परफेक्ट जो टाइम होता है अनुशासित दिनचर्या और अनुशासित विद्यार्थी का, वो होता है 4 बजे उठना और रात को बिल्कुल 11 बजे, 11 तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ, बाकी 10 बजे सो जाना। ठीक है, 10 बजे से लेके 10 से 4 की नींद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में 1 महीना है। जोश में यदि आप 2 से 3 दिन पढ़ भी लेते हैं, सिर्फ 2-2 3-3 घंटे की नींद निकाल भी लेते हैं, लेकिन आप ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे। 6 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो दिन भर में पढ़ा है उसके बाद दिमाग को 6 घंटे का रेस्ट चाहिए ही चाहिए, ताकि अगले दिन उठ के वो अगला जो हमारा कार्यक्रम है, अगले जो हमारे टॉपिक है उसको ज्ञान कर सके। दूसरा, ये समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन ऐसा हो कि अब आपको अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ना है और आपको अपना फर्स्ट पेपर भी पढ़ना है, तो आपको दोनों में तालमेल बिल्कुल बिठा के चलना होगा। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट पेपर पढ़ लिया और फर्स्ट पेपर में इतने घुसे पड़े हैं कि सेकंड पेपर का के आप 1 या 2 टॉपिक ही कर पा रहे हैं, या फिर आपने सेकंड पेपर में इतने टॉपिक ले लिए एक दिन के कि फर्स्ट पेपर का केवल 1 टॉपिक हुआ है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रखी है, जो हम कहते हैं ना पेपर, कि कहीं पे हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन भी कर रखी है और उसमें अगर आपको टास्क भी दिए जा रहे हैं
कि आज ये टॉपिक आपको करने हैं, फिर आपको टेस्ट देने आना है, तो आपको अब अपने दिमाग से काम करना है। अब आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलना है, किसी भी यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलना है। मैं बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले अगर आप इस तरीके के जंजाल में उलझते हैं तो फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये स्वाध्याय जो हमेशा से इस शब्द को मैं यूज़ करती आई हूँ, उसका जो सही अर्थ है ना, वो अब निकल के आएगा कि 1 महीने में जो आपका स्वाध्याय है, जो आपने अपने दिमाग से किया संतुलन बिठा के, वही आपको जीत दिलाएगा। कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी कोचिंग संस्थान आपको जीत नहीं दिला सकता। आपको जीत केवल आप दिला सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन भी कर रखी है तो अपने तरीके से उस पाठ्यक्रम को पूरा कीजिए। वहाँ जितना आता है उतना करके आ जाइए, और डीमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है कि मान लो वहाँ पर आप गए, आज आपने महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन और आपने ये टॉपिक 1857 की क्रांति पढ़ा, लेकिन वहाँ तो कुछ अलग ही आ रहा है और आपको वहाँ कुछ नहीं आया और आप एकदम से हताश हो गए कि 1 महीने बाद पेपर है और मेरी तो ये हालत है। ठीक है, वैसे तो देखिए, मैं टेस्ट सीरीज़ में विश्वास नहीं करती अब 1 महीना पहले। ठीक है, जितनी टेस्ट सीरीज़ लेनी थी हम ले चुके, जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके, जितना खुद को आजमाना था हम आजमा चुके। इसीलिए मैं भरोसा नहीं करती, क्योंकि एक भी प्रश्न का उत्तर जब हमें नहीं आता है तो हमारा दिमाग और ख़राब हो जाता है, और जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें भी नहीं लगता है। पूरे दिन वो सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। उस चक्कर में हम 10 जगह फ़ोन भी कर लेते हैं कि मुझे आज मेरे टेस्ट था, ये प्रश्न नहीं आया, इसका आंसर क्या होगा। हम 50 जनों के यहाँ फ़ोन लगा लेते हैं और हमारा आधा दिन निकल जाता है। तो अब ये समय नहीं है। फिर भी यदि आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप बैलेंस बना के चलें। आप 4 बजे से यदि पढ़ते हैं, उठते हैं, और देखो हाउसवाइफ के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो फ्री है उनको तो पूरा पूरा समय मिलेगा, पर हाउसवाइफ को मेरा मानना है कि दिन के 4 से 5 घंटे ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ और खुद बच्चों के साथ रहती थी, मुझे 5 घंटे कुल मिलते थे और उन्हीं 5 घंटों में मैं दोनों सब्जेक्ट लेके चलती थी। अब आप ये सोच लीजिए कि कैसे क्या किया होगा कि मेरे को सिर्फ 5 घंटे दिन भर के मिलते थे पूरे एक साथ। बाकी किश्तों में अगर 10 मिनट भी मिला, 15 मिनट भी मिला, तो मैंने उसे कभी ख़राब नहीं किया, उसको पूरा यूटिलाइज़ किया। तो आप दोनों में बिठा लीजिए कि मुझे इतना समय सब्जेक्ट को देना है, इतना समय मुझे जीके को देना है, और सब्जेक्ट में 1 दिन के मुझे इतने टॉपिक करने हैं, जीके के 1 दिन के मुझे इतने टॉपिक करने, और टिक लगाते जाइए जो जो होता जाए उस पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आप बाज़ार से कोई भी नई पुस्तक नहीं खरीदें। अब आप भाग भाग के, दौड़ दौड़ के मार्केट नहीं जाएंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएंगे। हाँ, करंट के लिए कुछ लाना है फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को, तो उसके लिए ज़रूर आप जा सकते हैं, आप कोई वार्षिकांक खरीद के ला सकते हैं, लेकिन और किसी भी टॉपिक में आप कोई भी नई गाइड, नई बुक, या नए जो आते हैं ना ऐसे लुभावने कि ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, 7 दिन में पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, पूरा सारांश, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूरा निचोड़, तो इन चीज़ों से बचिए आप। ये चीज़ें सिवाय आपके माइंड को इधर उधर घुमाने के और कुछ भी नहीं करती है। बाज़ार से कुछ भी नया नहीं लाना है, जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, मार्केट की तरफ यदि आपके पैर निकल भी जाए तो एक बार के लिए बस इतना सा सोच लेना मेरी कही हुई बात को, कि क्या मेरे पास जो इतने साधन सामग्री पड़ी है, क्या मुझे उसकी एक एक लाइन याद है। यदि आपकी आत्मा आपसे कह दे कि एक एक लाइन उसकी याद है जो तेरी टेबल पे है, जो तुम्हारे घर में है, तो फिर अपना कदम घर से बाहर निकाल के मार्केट की तरफ मोड़ लेना। और यदि आपका मन कह दे कि नहीं, मुझे तो जितना मेरे पास है वो भी ढंग से नहीं है, तो फिर मत जाना। इसीलिए मार्केट से कोई नई बुक अब आपको नहीं खरीदनी है। अगला पॉइंट देखिए, अगला बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है, अभी तक जिन पुस्तकों व अध्ययन सामग्री से पढ़ते आए हैं फिर से उन्हीं से पढ़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और या फिर मैं यूँ कह सकती हूँ कि सफलता पाने का सबसे बड़ा महामंत्र है तो यही है बस। और जिसने इस बात को समझ लिया वो सिलेक्शन ले लेगा
और जिसने इस बात को नहीं समझा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। मैं हमेशा से कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ और यहाँ पे भी मैंने इस पॉइंट को लिखा है कि अभी तक जिन पुस्तकों से और जिस अध्ययन सामग्री से आपने पढ़ाई की है ना, उसी से वापस पढ़ना, उसके अलावा और किसी से मत पढ़ना। आपने ग्रामर जिस किताब से पढ़ी है, हिंदी व्याकरण को अगर जिस किताब से पहले पढ़ा तो दोबारा उसी किताब को पढ़ना। हिंदी साहित्य का इतिहास जहाँ से पढ़ा उसी से वापस पढ़ना, ठीक है। और साथ ही साथ इन सभी किताबों का जो आपने मैटर पढ़ा होगा तो आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भी की होगी। आपको अब याद आ रहा होगा धीरे धीरे जब मैं बोल रही हूँ तो, कि हाँ मैंने ये यहाँ से पढ़ा, ये यहाँ से पढ़ा। लिखते जाइएगा एक कागज़ पे कि मैंने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी, ये चीज़ यहाँ से पढ़ी। और जिन किताबों से आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किए, जैसे हिंदी व्याकरण की डिटेल किसी और बुक से पढ़ी और आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर किए किसी और बुक से, तो वो उसी से वापस करनी है, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की बात हो चाहे आपके मैटर की बात हो। ये सफलता का मूल मंत्र है। इस बात को जिस विद्यार्थी ने बिल्कुल गंभीरता से ले लिया उसे सिलेक्शन में कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि आप ये समझते हैं कि ये बात सिर्फ ऐसे ही है तो फिर आगे कोई जवाब मेरे पास है नहीं। अगला देखिए, जिन पुस्तकों से पाठ्यक्रम पूरा किया है अब वही आपकी अध्ययन टेबल पर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि जिस जिस किताब का सहारा लिया है अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, यानी जिस जिस किताब का सहारा आपने पहले तो डिटेल पढ़ने के लिए लिया, फिर उसी डिटेल को आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी किए उसी टॉपिक के, तो बस वही किताबें अब आपकी टेबल पर होनी चाहिए। अनावश्यक भीड़ यदि है तो उसे हटा दीजिए, बिल्कुल साइड में रख दीजिए, आपको दिखाई ही नहीं देनी चाहिए। आपके कमरे में आपकी टेबल पर सिर्फ वही किताबें रहेंगी जिन किताबों से आप अब तक अध्ययन कर रहे थे। उन्हीं किताबों को आप अपने उस कमरे में रखिए जिस कमरे में आप पढ़ते हैं। बाकी सबको हटा दीजिए, सबको उस कमरे से बाहर निकाल दीजिए। उस कमरे में भी वह किताब नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आज तो मेरा वीडियो देख के आप एक बार के लिए टेबल को जमा लेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह रह के मन में लोभ जगता है। और अगर वो कमरे में पड़ी हुई होगी और जैसे ही हमारी नज़र पड़ी, अरे यार थोड़ा सा इसमें से भी देख लेता हूँ, क्या पता इसमें से आ जाए, तो थोड़ा सा मैं इसमें से भी देख लेता हूँ, क्या पता इसमें से आ गया तो। क्योंकि दिक्कत क्या है, हमारे पास जो मैटर है उस पर हमको भरोसा नहीं होता है। वो कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखना, तो ये घी ज़्यादा दिखने के चक्कर में क्या होता है कि घी ढुल जाता है लेकिन वो पेट में नहीं जाता है, और यही दिक्कत आती है। तो आप जिन किताबों से अब तक अपनी तैयारी करते आए हैं उन्हीं किताबों को आप अपनी टेबल पे रखेंगे, चाहे वस्तुनिष्ठ की बात हो चाहे फिर आपके डिस्क्रिप्टिव की बात हो। बाकी किताबें इसी वक्त अपने कमरे से निकाल के और एक कट्टे में भर के और मुंह बांध के उसको रख देना, ठीक है ना, क्योंकि जितनी कम सामग्री होगी सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा। अगला देखिए, जिस टॉपिक को पढ़ा उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अवश्य करें। फर्स्ट डे से, जिस दिन से यूट्यूब चैनल क्रिएट करके और आप लोगों के लिए निःशुल्क मैंने लाने का एक मानस बनाया था कि हर चीज़ मैं निःशुल्क प्रोवाइड करूंगी, उसी दिन से कहती आई हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के उसी वक्त आपको जहाँ से जैसे भी वस्तुनिष्ठ मिले वो आप कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जितनी डिटेल आप पढ़ चुके हैं, जो जो टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन सब के वस्तुनिष्ठ भी आपने कर लिए होंगे और उन वस्तुनिष्ठ को कहाँ से करा है ये सोर्स भी आपको पता होगा। तो यही कहूँगी कि MCQs ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एक बात का ध्यान रखिए, विशेष तौर पे परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ही आएंगे, वहाँ पर डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। MCQs की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। दिन के 4 टॉपिक लिए हैं, चारों टॉपिक किए, चारों के MCQs करने हैं, चाहे GK में हो चाहे हिंदी में हो। बिना MCQs के टॉपिक को नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि खाली हम डिटेल ही पढ़ रहे हैं। और हाँ, जहाँ MCQs नहीं मिल रहे हैं वहाँ की बात अलग है, पर जहाँ तक संभव है वहाँ तक उसके प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। अगला पॉइंट है, एक बार जिस अध्ययन सामग्री से पाठ्यक्रम पूरा किया उसी को बार बार दोहराएं। यही बात मैं हमेशा कहती हूँ।
आपने शुरू से तैयारी की है, एक बार आपने उस किताब से पढ़ा, जैसे आपने हिंदी साहित्य का इतिहास, मैंने जो टेलीग्राम पे आपको नोट्स भेजे हैं मेरे वाले, और जितना भी मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ, तो आपने हिंदी साहित्य का इतिहास मेरे नोट्स से किया। अब आप क्या करेंगे, बार बार उन्हीं नोट्स को पढ़ेंगे। और उसी के साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि मेरे नोट्स तो आपको पढ़ने ही है, साथ ही आपको यूजीसी नेट के पुराने वर्षों के आए हुए पेपर की एक बुक लानी है, चाहे आप किसी भी लेके आ जाएं, प्रतियोगिता साहित्य की मैंने बताई थी, और आप उसमें से उसके एमसीक्यूज करें। माना कि उस वक्त आपने सारे पेपर नहीं कर पाए, 10 से 15 पेपर आप कर पाए यूजीसी नेट के, है ना, या 20 पेपर कर पाए, तो अब आपको वापस 20 पेपर ही उसमें से करने हैं। ये कोशिश बिल्कुल ना करें, ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले 10 पेपर ही करे यूजीसी नेट के, मैं इसमें 40 पेपर है या 50 पेपर है तो मैं पूरे के पूरे करूँगा। नहीं कर पाओगे और ज़बरदस्ती हाथ पैर मारना भी मत। 15 पेपर अगर आप कर चुके हैं तो आगे भी आपको रिपीटेड प्रश्न ही मिलेंगे, इसीलिए मन में ये डाउट ना रखें कि मेरी किताब पूरी ना हुई। ठीक है, तो आपको जिस अध्ययन सामग्री से आपने पाठ्यक्रम पूरा किया उसी का बार बार रिवीजन करना है। सफलता पाने की ये जो 3 तरीके यहाँ लिखे हैं, ये तीनों बहुत, ये चारों सॉरी, यदि आपको सच में सफलता पानी है तो यही चीज़ मैंने करी थी और यही चीज़ आपको करनी है। इनका विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। ये 4 बिंदु ही आपको जीत दिलाएंगे, और आप यदि इनको कर लेते हैं मेरे कहने से तो आप इसका परिणाम देखिएगा। इसी YouTube चैनल पर इसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये मैं दावे से कह सकती हूँ। कितनी बार क्या होता है कि शिक्षक बहुत कहता है ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, पर स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, हम तो हमारे मन की ही करेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो अनुभव से ही प्राप्त होते हैं, उनको व्यावहारिक तौर पे लाया नहीं जा सकता है। व्यावहारिक तौर पे जब लाया जा सकता है जब हमने खुद उन्हें अनुभव किया हो। तो यदि आप ये 4 चीज़ें अपना लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। अगला देखिए, हिंदी विषय के जोड़े गए नए पाठ्यक्रम को गहनता से पढ़ें। ये मैंने गहनता वर्ड क्यों लिखा है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस बात को बहुत अच्छे से जान लें कि आपके पाठ्यक्रम में जो भी नया परिवर्तन हुआ है उस नए परिवर्तन को हल्के में बिल्कुल ना लें। और एक चीज़, आपका अंक विभाजन नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन कोई विकल्प भी नहीं है। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो आरपीएससी का पाठ्यक्रम है ये सेम का सेम डाला गया है, सेम टू सेम। वहाँ पर अंक विभाजन दिया है तो आप क्या करेंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग में जो अंक विभाजन दिया गया है आपके सब्जेक्ट में, हिंदी में, उसी को आधार मानकर आप यहाँ पर तैयारी करेंगे। और कोई विकल्प अपने पास है भी नहीं, कोई ऑथेंटिक और कोई चीज़ है भी नहीं। अगर मैं मुंह से कह दूँ कि हाँ इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, तो मैं कोई आरपीएससी की मेंबर नहीं हूँ, या फिर मैं कोई इतनी विद्वान नहीं हूँ कि मुझे सभी पता है। इसीलिए हमारे पास ऑथेंटिक रूप से केवल एक ही चीज़ है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जो इन्होंने पाठ्यक्रम दिया है वहाँ पर अंक विभाजन दिया, उसी को देखें, उसी के आधार पर पढ़ें। दूसरी चीज़ ये कि मैंने गहनता से पढ़ने के लिए क्यों कहा है, तो मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि आपके इसमें जो नए टॉपिक जोड़े गए, उन नए टॉपिक में देखिए स्नातकोत्तर स्तर जो जोड़ा गया है, उस स्नातकोत्तर स्तर में क्या क्या है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आपके 10 सिद्धांत आ चुके हैं, ठीक है, यानी पहले जो पाठ्यक्रम था उसमें स्नातकोत्तर में केवल 10 सिद्धांत थे और वो 10 नंबर के आते थे, यानी एक सिद्धांत से एक प्रश्न आता था। पर अभी इन्होंने आपके खंड 3 जो कि स्नातकोत्तर वाला पार्ट है, इसमें इन्होंने कुछ रचनाएं जोड़ी है, कुछ निबंध जोड़े हैं, कुछ कहानियाँ जोड़ी है, और हिंदी भाषा का उद्भव विकास, उपबोलियाँ, राजभाषा, देवनागरी लिपि जोड़ी है। तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि आपके पाठ्यक्रम का जो खंड 3 है, इस खंड 3 को आपको बहुत ही तरीके से पढ़ना है और आप एक एक बार ही पढ़ पाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 5 बार कर लो, 3 बार कर लो, कोई नहीं कर सकता। और यदि मैं कहती हूँ
तो फिर मैं ये मूर्खता भरी बात करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स ही इतने बड़े बड़े हैं। इसीलिए तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे लग गया था कि एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी आ जाएगी, और यदि मैं इन बड़े बड़े निबंध को और इन चीज़ों को चालू भी कर दूँगी तो विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे, समय खराब होगा। इसीलिए मैंने आपको शिरीष के फूल कराने के बाद से कविता क्या है निबंध करवाया ही नहीं। आपके इसमें जो स्नातकोत्तर स्तर के 10 सिद्धांत हैं वो पुराने हैं, खाली इसमें एक मनोविश्लेषणवाद नया जुड़ा है, बाकी सब एज इट इज़ है। रही बात रचनाओं की, तो देखिए कबीर ग्रंथावली है, ठीक है, इसमें गुरुदेव के अंग के केवल 5 पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे वो 5 पद। अब मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि गहनता से पढ़ने की मैंने इसीलिए कहा क्योंकि इन 5 पदों की आपको व्याख्या करनी है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको इनकी व्याख्या से ही पूछा जाएगा और इनके शब्दार्थ से पूछा जाएगा। और यदि आप इस बात का प्रमाण चाहते हैं तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो पुराने पेपर हैं उनको उठा के देखिए, उसमें कबीर ग्रंथावली के यही 5 पद आए हुए हैं, बिहारी रत्नाकर आया हुआ है और आपका बालकांड। ये तीनों टॉपिक के जो प्रश्न हैं ये आपको सेकंड ग्रेड के अब तक के आए हुए जो पेपर हैं उनमें मिलेंगे। वहाँ आपको प्रश्न की प्रकृति पता चल जाएगी कि वहाँ शब्दार्थ भी पूछा गया, वहाँ पर हिंदी अर्थ भी पूछा गया और वहाँ पर उद्बोधन पूछा गया कि यह पंक्ति किसने किसको कही है। यहाँ पर आपको कोई अलंकार छंद ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने अलंकार छंद के लिए तो पूरा काव्य शास्त्र अलग से टॉपिक दिया है जो आपके उच्च माध्यमिक स्तर में है, जहाँ इन्होंने शब्द शक्ति, अलंकार छंद ये सब अलग से पूछे हैं, तो ये वहाँ पूछेंगे, ठीक है। रामचरितमानस का बालकांड, बिहारी रत्नाकर के शुरू के 25 दोहे और साकेत मैथिली शरण गुप्त का 9वां सर्ग और कविता क्या है। खाली यही है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बाकी मैंने सब कुछ आपको करवा दिया। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात बालकांड और साकेत की, और ये बहुत बड़े हैं अपने आप में, बहुत ही अथाह है, बहुत ही विस्तृत है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि एक एक प्रश्न पे ही सिलेक्शन होते हैं और एक एक पॉइंट पे ही हीरे, नायाब हीरे छांटे जाते हैं। उन हीरों की छटनी भी एक एक पॉइंट पे ही होती है, और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बालकांड है उसको भी पढ़ना है, साकेत का 9वां सर्ग है तो भी पढ़ना है, बिहारी रत्नाकर है तो भी पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न से पूरा इतिहास उलट जाता है और एक प्रश्न ही आपको वहाँ पर स्टैंड करेगा मेरिट में। ये मैं आपसे कहूँगी, एक भी प्रश्न हिंदी का विद्यार्थी नहीं छोड़ेगा। आपको एक प्रश्न के लिए भी जूझना पड़े तो आप जूझेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का फर्स्ट पेपर है वो आपने कितना भी बढ़िया तैयार कर लिया हो, लेकिन आपको जो जीत दिलाएगी वो आपकी हिंदी दिलाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इस हिंदी के दम पर ही आप एक गजेटेड ऑफिसर बनेंगे, बाकी किसी किताब नहीं जो आपको ऑफिसर बना दे, क्योंकि ये हिंदी ही बनाएगी आपको। इसीलिए एक प्रश्न के लिए पूरा एक दिन भी देना पड़े बालकांड को तो देना है, इस एक प्रश्न के लिए पूरा एक दिन साकेत के 9वां सर्ग को देना पड़े तो हमको देना है, पर हमको पढ़ना है। और एक बार ही इतना गहराई से, इतना गहनता से पढ़ लें, अपने आप एग्ज़ाम हॉल में जिस दिन आप जाएंगे आप अपने आप से इन प्रश्नों को कर जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात, यदि आप रामचरितमानस का बालकांड करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको मेरी बात अजीब लगे, पर तो इतनी कृपा होगी, इतनी कृपा होगी कि आप पूछिए मत, क्योंकि ये रामचरितमानस है और जिसने राम के चरित्र का गुणगान कर लिया उसको तो सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि हमें वैसे तो समय है ही नहीं है भगवान के लिए, पर इस बालकांड के माध्यम से आप अनुनय, विनय, करुणा, प्रार्थना सब कुछ कर लेंगे, तो फिर इसी बहाने से ही आप बालकांड को पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। और एक ही बार में मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि रिवीज़न का तो टाइम भी नहीं मिलेगा, और आपको मिल भी गया ना तो आपको बहुत ज़्यादा जोर आएगा, इतनी मौत आएगी कि दोबारा पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी आपकी। इसीलिए एक बार ही गहनता से पढ़ लें आप, ठीक है। अब देखिए लास्ट वही चीज़ है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है। और मैं फर्स्ट ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं उन सभी के साथ मैं शुरू से बनी हूँ और अंत तक बिल्कुल बनी रहूँगी। ये बात ज़रूर है कि मैं बहुत टाइम से आती हूँ, बहुत लेट आती हूँ,
पर मुझे ये महसूस होता है कि जब जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ी है, जब जब आप लोगों को लगा है, उस वक्त मैं हमेशा आप लोगों के सामने आई हूँ, आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर लीजिए, बिल्कुल सारी चिंताएं भूल जाइए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आप पढ़ चुके हैं। जो हमने करना था कर दिया, अब हमें खुद को आजमाना है, खुद को आजमाने की बारी है। इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहे थे हम कि परीक्षा हो जाए। अब अगर आ गई है परीक्षा तो इससे क्या डरना। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, युद्ध का मैदान है, तलवार आपके हाथ में है और बस तलवार को इतने सलीके से चलानी है कि हमारी खुद की गर्दन बच जाए और सामने वाला यानी आरपीएससी में हमारा एक नाम वहाँ पर चढ़ जाए। तो आपको यही करना है और मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूँगी कि वो आपको हिम्मत दे, ताकत दे और आपके अंदर एक जोश बनाए रखे। और एक चीज़ और है, 3 तारीख शनिवार को मैं वृंदावन जा रही हूँ। आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी, जितने विद्यार्थी पूरी आत्मीयता से मेरे साथ जुड़े हैं, कि भगवान उन सभी की मनोकामना पूरी करे, ताकत दे, ऊर्जा दे। एक चीज़ और है, अभिव्यक्ति माध्यम जो आपकी बुक है, जिसमें से जन संचार के आपके 4 से 5 प्रश्न आते हैं, तो मैं अब आपको अभिव्यक्ति माध्यम का, आप लोग शायद भूल गए या फिर आप नहीं भूले, या यूँ कह सकते हैं शायद मैं भूल गई, लेकिन मुझे अभी याद है, मैं भूली नहीं। मैंने आपसे कहा था कि पूरी बुक में नहीं पढ़ाऊँगी, पर उस बुक में जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आने लायक है, वो मैं उस बुक का पूरा सार आपको दूंगी। तो मैं वो चीज़ पूरी करूँगी। मैं 3 वीडियो में उस बुक का पूरा सार आपको दे दूँगी और ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, बहुत छोटे छोटे वीडियो बनेंगे और 3 वीडियो के अंदर मैं अभिव्यक्ति माध्यम की उस बुक का पूरा सारांश आपके सामने लेकर आऊँगी। एक भी प्रश्न आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। और उसके 2 टॉपिक है, निविदा और ज्ञापन, जो कि उस बुक में नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूं कि अर्ध सरकारी पत्र, निविदा, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक यानी कार्यालय लेखन जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, ये आपको 9वीं से 12वीं की जो हिंदी नवीन रचना प्रबोध है या हिंदी नवीन व्याकरण है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में सरकारी विद्यालय में चलती है, इसमें कार्यालय लेखन का पूरा टॉपिक दिया गया है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं अभिव्यक्ति माध्यम आपको पूरा करवाऊंगी बहुत जल्द, 3 वीडियो के अंदर मैं कराऊंगी। हो सकता है कि मैं एक दिन में ही आपको तीनों वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि आप फटाफट से उसे और वो एक तरह से शॉर्ट नोट्स ही है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं वहाँ ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूँगी, इसीलिए यहाँ बता देती हूँ, आप साथ के साथ उसे लिखते जाए। वो आपके जो 3 वीडियो में लेके आऊँगी, वो तीनों पूरे अभिव्यक्ति माध्यम के एक बहुत ही सारगर्भित नोट्स बन जाएंगे। तो मैंने जनसंचार के पहले आपको जो नोट्स भेजे वो तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। अब मैं उसका सारांश लेकर आपके सामने आऊँगी, ताकि परीक्षा के दौरान आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। पूरी हिंदी की तैयारी यहाँ पर मैंने करवाई है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके अंदर कितनी एनर्जी ला पाया, और ये जो बिंदु मैंने यहाँ बताए हैं, ये बिंदु कितने आपको हेल्प करेंगे, कितना इन बिंदुओं को सुन के आपको अच्छा लगा, क्या आपने महसूस किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब मैं अगले टॉपिक में आपसे अभिव्यक्ति माध्यम की बुक के साथ मिलूंगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।